हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रुक्मणी का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का सेट दिख रहा है। क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल सेट प्रैक्टिस है। हालांकि हमने अभी तक कुल 16 सेट प्रैक्टिस करा दिया है। तो यदि आपने 16 सेट प्रैक्टिस नहीं देखा है तो कृपया आप जाएं, हमारे वीडियो के जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप 16 के 16 सेट प्रैक्टिस को देख ले अच्छे से। क्योंकि हमने इसका डिस्कशन अच्छे से किया है। तो यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपका जीके और जीएस अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बिना जीके और जीएस अच्छा किए आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपको स्कोर बढ़ाने के लिए जीके जीएस को अच्छा करने के लिए आपको इस डिस्कशन को देख लेना जरूरी है। तो चलिए अब हम बिना देर के हुए हम सेट नंबर 17 का डिस्कशन करते हैं। आशा करते हैं आप इसे देखेंगे। और तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज 17 है और हम चलते हैं टेस्ट सीरीज 17 को डिस्कशन करने के लिए। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से देखेंगे। क्योंकि अच्छे से अगर आप देखते हैं तो आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है, यहाँ देखिए, बोला कोरमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्य की गृह भूमि है। तो कौन से दो राज्य हैं जिनके गृह भूमि कोरमंडल तट है। तो आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरमंडल तट हैं। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि गुजरात और महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी घाट तट है, जिसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये आंसर नहीं होंगे, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस बातों को समझ गए होंगे। भारत के दो तट हैं। एक तट आपका पश्चिम भाग का है, एक आपका पूरब भाग का है। पूर्वी भाग कोरमंडल तट है और वही आपका जो पश्चिमी भाग है वो मालाबार तट है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही के दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 6.7% कर दिया गया है। क्योंकि 6.7% कर दिए गए हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ एडीबी के अनुसार है। यदि आपको आईएमएफ के अनुसार कहेगा तो 2024 के लिए 6.1 से बढ़ा करके उसने 6.3 कर दिया है। इस बातों को आईएमएफ के अनुसार ध्यान रखना है और एडीबी के अनुसार ध्यान रखने हैं। दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं हम एडीबी की। तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। एशियाई विकास बैंक का अगर मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 को देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपसे बोला है कि हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन आर्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई है। मिशन आर्कटिका का संबंध किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम से है। राइट आंसर इसके डी हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान आप रखेंगे। इस अभियान के तहत जो है टीम ने दक्षिणी ध्रुव के बीच सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पीक पर तिरंगा को प्रदर्शित किया है। माउंट रेनॉक चोटी सिक्किम में स्थित है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। यानी 2014 में कौन से 29वें राज्य के रूप में आए थे। तो आपको ध्यान रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 28 भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य के रूप में झारखंड आया था। वही 27वां राज्य के रूप में 2000 में ही उत्तराखंड आया था।
वही छत्तीसगढ़ जो है 26वें राज्य के रूप में आया था, तो वही सिक्किम 25वां राज्य के रूप में 25वें राज्य के रूप में गोवा 1987 में बनाए गए थे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। झारखंड 28वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य और 25वां राज्य गोवा को बनाया गया था। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। देखिए 5 में बोला है कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं, शामिल हैं। सार्क में कितने सदस्य देश है? तो आपको ध्यान रखना है कि सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं, जिसमें से नया सदस्य आपका अफगानिस्तान है। बात करें सार्क के सदस्यों का, तो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। यदि आपसे पूछेगा कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे म्यांमार नहीं है। याद रखेंगे म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपका है 6 नंबर प्रश्न को देखिए। और 6 नंबर प्रश्न में बोला है कि 2023 की इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के टीम में थी और अब जो है हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन जो गुजरात टाइटंस टीम का कप्तान शुभमन गिल को घोषित कर दिया गया है। तो इन दोनों टीम कप्तान को आपको ध्यान रखना है। आईपीएल में पहला शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे है और इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 से हुई थी और प्रथम बार राजस्थान रॉयल जो है ना इस लीग को जीता था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7। हाल ही दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बना लिया है? तो याद रखेंगे लिएंडर पेस और विजय अमृत राज ने हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले बन गए हैं। लिएंडर पेस और महेश भूपति अपने युग में एक साल में सभी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय जोड़ी थी, जिसने शीर्ष वरीयता के रूप में फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जीता था। और इस बार जो है 2023 में लिएंडर पेस और विजय अमृत ने हॉल ऑफ फेम में उन्हें दोनों को जगह मिल गया है। 2024 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बुक एसेस अगेंस्ट ओड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। WTA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर है 8 में देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आपको याद रखना है मामा श्री याद रखने का मतलब है आपको ध्यान रखना है कि जो है ना मैसूर युद्ध 3 मैसूर युद्ध हुए हैं। मद्रास ध्यान रखना है मैसूर, मद्रास और श्रीरंगपट्टनम 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें से लास्ट युद्ध जो हुआ है मैसूर का वो श्रीरंगपट्टनम में हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो है ना लास्ट लड़ाई थी जो कि 1792 में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है लास्ट संधि थी और लड़ाई आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि संधि थी। यहाँ पे पूछा है आंग्ल मैसूर का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की ही लड़ाई हुआ था जो कि चौथा लड़ाई हुआ था और ये लड़ाई टिप्पू सुल्तान इसमें 1799 में मारा गया था
और अगर संधि पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है श्रीरंगपट्टनम की लास्ट संधि हुई थी। बात कर ले मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, इसीलिए आपको हमने मामाश्री लिखाया है कि 3 संधियां हुई थी, एक मद्रास, एक मंगलौर और एक श्रीरंगपट्टनम। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र को भी प्रदान करते हैं, भारत रत्न को भी प्रदान करते हैं, शौर्य चक्र को भी प्रदान करते हैं। दीज ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न नंबर 10 को देखिए। प्रश्न नंबर 10 में बोला है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आपको ध्यान रखना है कि तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला और संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार यदि पूछा जाए तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता अनेकों क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तानसेन अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इतनी बात भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है। 11 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 2023 का अनुसार वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर स्थल हैं? हालांकि इस बुक के अनुसार टोटल 75 दिए गए हैं, लेकिन करंट जब हम अभी बना रहे हैं तो इसके अनुसार अभी वर्तमान में 80 रामसर स्थल हो चुके हैं। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर होगा आपका ये 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में बोला है निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। तो 3 राजधानी में आपसे पूछा है कि प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी प से प्रशासनिक और प से प्रिटोरिया। आपको इस बातों को ध्यान रखना है। जैसे ही प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछेगा आप प्रिटोरिया लगाएंगे। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही उसी को हम प्रशासनिक कहते हैं। वही केप टाउन आपको ध्यान रखना है, ये विधायी राजधानी है। इस बातों को ध्यान रखना है। विधायी राजधानी यदि आपसे पूछेगा तो केप टाउन हो जाएगा। वही आपको से पूछा जाए कि जुडिशियल राजधानी कौन सा है, तो ब्लोम फाउंटेन जो है, आपको ध्यान रखना है। ब्लूम फाउंटेन ये आपका है जुडिशियल राजधानी है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो रैंड है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका की मातृभाषा जूलू, कोसा, अम्फ्रिकास आदि है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्र वाक्य की बात करें तो एकता विविधता में है। इतनी बातें आपको दक्षिण अफ्रीका से याद करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है। 13 प्रश्न को देखिए। बोला है बिहार सरकार 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। इस डेट को आपको 100% याद कर लेना है। महात्मा गांधी की जयंती पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। बिहार की जनसंख्या पूछा है कि इसके रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या कितना है, तो बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ दर्ज किया गया है। इस बातों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना कराई जाती है और ये जनगणना संघ सूची का विषय है। आखिरी बार SECC के रूप में जातिगत जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह के बंद करने के निर्णय लिए गए थे। विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये 2023 में 2 अक्टूबर को जारी हुआ है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो है अडानी समूह बन गया है। गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में विश्व का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति भी घोषित किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है। 15 में देखिए 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार
ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये दूरी 34 किलोमीटर थी। भारत में पहली बार 16 अप्रैल, अब 16 अप्रैल को याद कर लेंगे 100%। 16 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को थाने से, मुंबई से थाने के लिए रेल चली थी। याद रखेंगे 15 अगस्त 1854 को हावड़ा के हुगली तथा ईस्ट इंडिया रेलवे के पहले सेक्शन का उद्घाटन किया गया था। यह शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे का निर्माण अगर पूछा जाए आपसे तो 1879 से लेकर 1881 के बीच किया गया था। वर्ष 2005 में यूनेस्को ने नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को भी विश्व के धरोहर में शामिल कर लिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, हम मैथमेटिक्स अभी फिलहाल नहीं करा रहे हैं, क्योंकि यदि आपकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि कमेंट करेंगे तो हम शायद आपको ये मैथमेटिक्स करा दे। तो फिलहाल हम अभी जीके जीएस करा रहे हैं, अच्छा से आप जीके जीएस को देख लें। तो चलिए नेक्स्ट जीके जीएस जो है आपका प्रश्न नंबर 31 में मिलेगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आपका 31 ये रहा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 31। देखिए प्रश्न नंबर 31, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो उच्च न्यायालय को जो रीट जारी करने का, यहाँ पे थोड़ा सा जरूर ध्यान देने के, यहाँ उच्च न्यायालय बोला है और उच्च न्यायालय रीट जो है 226 के तहत जारी करता है। बात कर ले अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो यदि हम बात कर ले रीट की, तो रीट जो है 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। रीट में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा, इस तरह के रीट जारी किए जाते हैं। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखना है। हम अगले प्रश्न 32 की ओर चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 32 में निम्न प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है कौन कब आए हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो बात कर ले हम नरसिम्हा राव को, तो नरसिम्हा राव 1991 से लेकर के 96 तक थे। बात कर लेते हैं हम यदि अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये बने थे 16 मई 1996 को। ठीक है, 16 मई 1996। तो 1996 में ये बने थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और आगे इन्होंने कार्यकाल किया था। फिर उसके बाद वे दोबारा बने थे 98 से 99 में, 98 से 99 में। और उसके बाद आपका बना है, ध्यान रखेंगे, इस 1996 से 97 में HD देवगौड़ा रहे हैं। HD देवगौड़ा 96 से 97। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, 97 से 98। तो याद रखेंगे ये जो 96 यहाँ हमने लिखा है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी बने, फिर उसके बाद वे ध्यान रखेंगे कि वे हट गए, तो देवगौड़ा जी आ गए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि 96 से 97 के लिए आए और फिर 97 से 98 के लिए इंद्र कुमार गुजराल आए। ये इस तरह से 96 से जो 98 तक के बीच के जो कार्यकाल रहा, बड़ा उलटफेर कर रहा। इसीलिए ध्यान रखेंगे, पहले तो आएंगे पीवी कहाँ ए से शुरू हुआ है, तो मात्र एक ही ऑप्शन है जो ए से शुरू हुआ है। अब एक को अब अगर पता होता तो आप उसके अनुसार लगा लेते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण है। यहाँ देखिए भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। पहला ये है। दूसरा में बोला है कि समाचार पत्रों एवं एजेंसियों की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है।
तो ध्यान रखेंगे कथन ए तो सही है, लेकिन कथन जो बी है, सॉरी, कथन ए गलत है, सही नहीं है। कथन बी सही है और कारण सही है, कथन जो है ना इनके गलत है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर डी। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गलती क्यों है थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत धारा 15 में भारतीय प्रेस काउंसिल को शक्तियां प्रदान की गई है, ठीक है। और भारतीय प्रेस परिषद जुलाई 1966 में, भारतीय प्रेस परिषद जो है जुलाई 1966 में बनाए गए थे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे काउंसिल बोला है 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी, तो यही गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो ये 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा। तो भारतीय संविधान को हिंदू का निकाय कहने वाला लॉर्ड विस्काउंट था। विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा विंस्टन चर्चिल का कहना है। उसके बाद ग्रेनविले ऑस्टिन की बात कर लेते हैं। तो इसने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। वही निजामुद्दीन अहमद का कहना है कि संविधान सभा को अपवहन समिति कहा जा सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर लॉर्ड विस्काउंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी को ध्यान रखना है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इससे मंजूरी मिली थी और 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। जीएसटी तहत करों का समानतः 5% 5 स्लैब है, जिनमें से 0, 5 और 12, 18 और 28 हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है। तो गारो है, खासी है, जयंतियां हैं। जावडी जो है ना, ये मेघालय में स्थित नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जावडी पहाड़िया की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियां में से एक है और यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो याद रखेंगे कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और दुनिया में यह तीसरा सबसे महासागर है। पर पहला महासागर की बात कर ले, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा है एवं कम औसत गहराई। हिंद महासागर जो है ना सभी से छोटा है, यहाँ पे कहा गया है। इस दृष्टि से इसे हम अर्ध महासागर कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति के चलते हिंद महासागर त्रिभुजाकार की दृष्टि विशिष्ट आकृति दिखाई पड़ते हैं और अटलांटिक महासागर एस आकृति का है और हिंद महासागर त्रिभुज आकृति का है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। तो भारत का उत्तरी मैदान ध्यान रखेंगे पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। भारत में अधिकांश जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और अधिकतम भाग जो है जलोढ़ मिट्टी से ही निर्मित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं की बिक्री
शामिल किए जाते हैं। भारत का एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न 41 है। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा गया है। तो सार्वजनिक परिवहन कोई जरूरत नहीं है, सामाजिक समानता है, सामंजस्य है, सार्वजनिक सफाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति की बात चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था। 30 अप्रैल 1956 को देश की द्वितीय, बात कर ले 1956 की, तो ये द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था और 1991 में तृतीय औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था, जिसको हम उदार औद्योगिक नीति की भी शुरुआत मानते हैं और यह 24 जुलाई को हुआ था। द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में घोषित किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को मूर्त रूप यही दिया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली आपको ध्यान रखना है, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 1793 में जो है इसे लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भूस्वामी मान लिया जाता था और अस्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था 89% कंपनी को और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। यह जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 44। चलिए 44 की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका 44 में बोला है कि निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? अनुच्छेद 280 के तहत आपको ध्यान रखना है वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों के अनुभवी होना चाहिए और 4 सदस्य को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद के योग्य, भारत के लेखा एवं वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 45। दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, घोड़े के से गिरकर मरने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक है। चौगना अर्थात पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की गिर करके मृत्यु हो गया था। यह 1210 ईस्वी में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दिल्ली के निकट उसके बेटा के द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल के गिरने से हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु घर गिरने से हो गया है। जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। 22 जनवरी 1966 में आगरा में बंदी बन करके शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यदि डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए यदि आप अच्छा फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो 100% इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का है। हम चूंकि अभी जीके और जीएस करा रहे हैं, इसलिए हम प्रश्न नंबर 61 की ओर चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 61 पर चलते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 61। किस राज्य में गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, ये पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक गेहूं की प्रचुर मात्रा में उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन होता है।
गेहूँ एक रबी फसल है। इसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और मार्च-अप्रैल में काट लिए जाते हैं। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। विश्व के मुख्य खाद्य फसलों में गेहूँ है। मुख्य खाद्य फसल गेहूँ है। भारत का मुख्य खाद्य फसल की बात करें तो चावल है और दूसरे नंबर पर गेहूँ है। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर है आपका 62 है। 62 प्रश्नों को देखिए। भारत के संविधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 214 की। तो 214 का में उच्च न्यायालय के गठन की बात किया गया है। 314 की बात करें तो 314 में सेवाओं में विद्वान अधिकारियों के संरक्षण की बात किया गया है। बात कर ले 341 की और 342 की का प्रावधान राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धारण की बात कही गई है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। बात कर लेते हैं हम 343 की। तो 343 में भाषा का वर्णन है और भाषा संविधान के भाग 17 में वर्णित है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 है। 63 नंबर प्रश्न में देखिए, भारत और बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौता को संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन, अर्थात बी हो जाएगा 2015। आपको ध्यान रखना है, कोलेजियम पद्धति के बारे में यदि पूछा जाए तो संविधान संशोधन 99 है। यदि सहकारी समिति की बात करे जाए तो संविधान संशोधन आपको 97वां है। उसी तरीके से आपको सभी संविधान संशोधनों को याद रखना है। संविधान संशोधन 99वां जो है, आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने रद्द कर दिया और पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल किया था। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर होगा 64। 64 देखिए, 64 में बोला है भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम ध्यान रखेंगे, ये 1949 में पारित किए गए थे। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 भारत में सभी बैंकों के फर्मों को नियंत्रित करती है। यह अधिनियम 16 मार्च 1949 को आया था। यह अधिनियम आरबीआई के बैंकों को लाइसेंस देने की शक्ति देता है। 1978 में बैंकिंग अधिनियम 1949 में संशोधन किए गए थे। 2012 से 2020 बैंकिंग विनिमय अधिनियम संशोधन किया गया है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ पहुंची? तो लकड़ी की छपाई की तकनीकी जो है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये पहुंचा था चीन में। चीन में सबसे पहले छपाई का कार्य हुआ था। मार्च 1916 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि हुई थी और आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। इस बातों को ध्यान, आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी सुगौली की संधि के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आपका 66। चीन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन था जी, और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो चीन पर स्थापित कर जो अंतिम जो शासक था वो किंग राजवंश 1911 है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चीन बोला है कि चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में, और अंतिम राजवंश किंग राजवंश है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका है 67। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो दिरहम है, दिरहम। इस बातों को ध्यान रखेंगे, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। और हम यदि बात कर लेते हैं अन्य कुछ फैक्ट की, तो याद रखेंगे
वर्ष 1971 में प्रथम 6 रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया था, जिसको हम यूएई कहते हैं। बात कर ले इटली की राजधानी रोम है, वही नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और यदि बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले अगली राज अभी और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में कथन सही बताना है कि कौन सा है, कौन सा कथन सही है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, इसमें पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जो राइट आंसर होंगे, प्रश्न नंबर 68 है और 68 का राइट आंसर सी होगा। यहाँ जो है सी होगा। 73वां संविधान संशोधन शहरी नहीं है, 74वां संविधान संशोधन है, इसलिए यहाँ 1 सही है सिर्फ। इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल है। वही महान लोविस, आपको यदि महान लोविस की बात करें तो महान लोविस मॉडल जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। यदि हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो न्यायपूर्ण एवं समानता का विकास की बात करता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की बात करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीव्रतम समावेशी विकास की बात करता है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास की बात करता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रतिस्थापित करने के लिए की? तो ये किया था योजना आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए। बात कर लेते हैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से